तो हमारे साथ हमारे एक और एनईडी के दोस्त मौजूद हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, नाम और बैच प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी। तो मैं आपको मुबारकबादी दूंगा। ज़ाहिर है कि आपने बड़ा अच्छा सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। आमीन। मेरा नाम मोहम्मद तहा मुस्तफ़ीज़ है जी। और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैच 2021 से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, और मैकेनिकल में जो आप डायरेक्ट आए थे या आपने सीओटी करवाई थी? नहीं, मुझे सीओडी की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जब मेरा फर्स्ट लिस्ट लगी थी एनडी में तो उसमें नाम नहीं आया था। फिर ये हुआ था कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट में था मेरा 7वां नंबर, मुझे अभी तक याद है। फिर जो पहली लिस्ट लगी थी उसमें मेरा नाम सिविल में ही था, लेकिन सही। जब मैं फर्स्ट एनडी किया था तो उसमें ऑटोमेटिकली वो मैकेनिकल में ही हो गया था। तो मुझे सेल में कोई मैंने फर्स्ट डे से ही मैकेनिकली ज्वाइन की थी, सीओडी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। अच्छा, तो देखें, आपका जो एडमिशन जब हुआ आपको, तो वो सिविल में हुआ था, तो आप खुश थे कि आप सिविल में जा गए? यार एनडी उस वक्त हम मिडिल क्लास फैमिली वालों का तो एक एनडी ही वाहिद सहारा होता है। जी जी। तो सिविल में जब आया था तो मैं इस हद तक तो खुश था कि चलो एनडी में हो गया है, लेकिन मेरे घर वाले और बाकी फैमिली वाले, क्योंकि मेरी जिस फैमिली से ताल्लुक़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, कोई सिविल इंजीनियर ऐसा था नहीं। तो हम सबकी यही ख्वाहिश थी घर वालों की भी, मेरी अपनी भी, कि एटलीस्ट मैकेनिकल तो मुझे मिले। लेकिन जब सिविल मिली थी तो फिर घर वालों ने यही कहा था कि नेक्स्ट ईयर सीओडी करा लेना। मैं सिविल में बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, लेकिन बस ठीक है, कुछ नहीं हाथ में आ रहा तो सिविल ही ले ली थी। तो इस हवाले से खुश भी था और थोड़ा सा एक रिग्रेट भी था कि मैकेनिकल फर्स्ट में नहीं आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल ही गई थी मैकेनिकल। अच्छा, तो आप वैसे चाह रहे थे कि आपका मैकेनिकल में हो, लेकिन आपका सिविल में जब आया था तो आप थोड़े से वो हो गए थे, अफसरदा हो गए थे, लेकिन आप चाहते थे कि आपका मैकेनिकल में हो। अगर आपको चांस दिया जाता कि आपको हम इलेक्ट्रिकल देती है एनईडी, तो क्या आप इलेक्ट्रिकल में भी जाते या नहीं, नहीं जाते? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी उसी तरह का हिसाब किताब था, क्योंकि ज़ाहिर करियर काउंसलिंग नहीं थी। और मेरे असल में मेरी बड़ी बहन भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी, फिर मेरे एक बहुत क्लोज मामू भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो मेरे जहन में इलेक्ट्रिकल का ही था शौक। अच्छा। जी। मगर फिर एक ये भी था कि एक सबसे बड़े वाले मामू जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और वो सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली में उन्होंने प्रोग्रेस किया था। तो अच्छा। आई वॉज हैप्पी विद मैकेनिकल। लेकिन वही सीडी बनाई थी हमने भी, जैसे सारे लोग बना रहे होते हैं। मुझे नहीं पता थी क्या हिसाब किताब है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखी थी, फिर नीचे इलेक्ट्रिकल लिखी थी, फिर मैकेनिकल लिखी थी। तो अगर चांस दिया जाता तो शायद मैं इलेक्ट्रिकल जाता, लेकिन फर्स्ट ईयर की बात है, मैंने सीओडी भी नहीं अप्लाई की थी। मतलब मैं फर्स्ट ईयर में मेरा माइंड बन गया था मैकेनिकल इंजीनियर ही बनने का। अच्छा, सही। तो अभी आप कहाँ पे होते हैं, आपकी क्या लोकेशन क्या है और आप कहाँ जॉब करते हैं? हाँ, ये मैं असल में इंजीनियरिंग, मैंने अल्लाह का शुक्र है इंजीनियरिंग से काफ़ी अपना पैशन फुलफिल भी किया और उससे काफ़ी अर्निंग भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी। लेकिन अभी रिसेंटली तो मैं एसएपी कंसल्टेंट बन गया हूँ। इंजीनियरिंग काफ़ी दूर रह गई है अब। अच्छा। मैंने एसएपी की सर्टिफिकेशन कर ली है मटेरियल्स मैनेजमेंट में। पता नहीं आप लोगों को इसका आइडिया है या नहीं है, जी जी, इंजीनियर्स को। सैब में आपने की है, मटेरियल्स मैनेजमेंट में, सही है। और कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं आप, ECC 6.0 यूज़ कर रहे हैं या 6.1 कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैं एज ए यूज़र नहीं, मैंने सर्टिफिकेशन किया है, मैं सर्टिफाइड एसएपी कंसल्टेंट एक्चुअली। जी। तो वो BCC 6.0 ही है मेरा ख्याल है। अच्छा जी। तो वो वैलिड होती है तमाम वर्जन्स के लिए मेरा ख्याल है। क्योंकि मैं अब थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड बता दूँ। उसमें ये था कि मैं जब NIT से ग्रेजुएट होकर निकला तो मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी सीम्स में मिली थी, और उनका एक डिपार्टमेंट था इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का ना। मुझे 4 इंजीनियरिंग का मुझे उसमें प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया। जी जी। तो वहाँ पे रहते हुए फिर मैंने ऑयल एंड गैस के काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए सीमेंस में रहते हुए। वहीं पे फिर मेरा माइंड बना कि मैं एग्जीक्यूशन नहीं, मुझे अपना इंटरेस्ट डेवलप हुआ प्लानिंग साइड पे। तो मैंने प्राइम वगैरह के कोर्सेज वगैरह किए, जी। और प्राइम वगैरह के कोर्स करने के बाद आई वॉज लकी कि मैं 2 साल बाद ही अबू धाबी
कि डेस्कॉन ने मुझे हायर कर लिया अच्छा जी, सही। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमवेरा। तो आप एज ए प्लानिंग इंजीनियर गए डेस्कॉन में? सॉरी, एज ए प्लानिंग इंजीनियर गए आप डेस्कॉन में फिर? हाँ, मैं एज ए प्लानिंग इंजीनियर वहाँ गया और जी। मतलब मुझे बड़ा शौक था प्लानिंग वगैरह का। प्रोजेक्ट प्लानिंग मेरा काफ़ी इंटरेस्ट एरिया है। अच्छा अच्छा, ये जो आपने सॉफ्टवेयर किया है प्राइमवेरा, इसके मुतालिक कुछ बताएंगे? अगर ये स्टूडेंट जो है वो ड्यूरिंग अपनी स्टडी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और इसका क्या फ़ायदा है? ये बहुत, मैं तो बहुत अगर मेरे जूनियर से मुलाकात होती है तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपका प्लानिंग की तरफ थोड़ा सा भी रुझान है, जैसे भी कि असल में मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन अपने सीनियर्स की तरफ से ये थी कि आपका कॉम्बिनेशन एट द एंड ऑफ द डे जो बनना चाहिए वो टेक्नो प्लस मैनेजमेंट टाइप का बनना चाहिए। जी। तो प्राइमवेरा एक आपको अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता। मतलब मेरी थिंकिंग थी अपनी। अच्छा अच्छा। तो जरूर करें। मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में या बल्कि मैकेनिकल में रहते हुए भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाए जाते हैं जो कि जिसमें PERT और CPM क्रिटिकल पाथ जी। मेथड वगैरह, तो उससे वो इंटरेस्ट उजागर हो सकता है और आपको अपना पता चल जाता है कि अगर आप बाकी उन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो यू विल एंजॉय प्राइमवेरा लॉट। अच्छा, सही सही। प्राइमवेरा ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वही फिर प्राइमवेरा मतलब प्राइमवेरा कोई टेक्निकल सॉफ्टवेयर नहीं है जी। तो सिर्फ प्लानिंग और मैनेजमेंट स्केजुलिंग का सॉफ्टवेयर हो। एग्जैक्टली। सही है। उसके बाद फिर आप डेस्कॉन चले गए, उसके बाद फिर? डेस्कॉन चले गए दिशान। उसके बाद डेस्कॉन में मुझे प्राइमवेरा तो इतना प्रैक्टिस करने को नहीं मौका मिला। वहाँ पे फिर वहाँ की एक कंपनी थी एडनॉक ग्रुप की कंपनी बुरूज जी। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने एक हल्का फुल्का सा इंटरव्यू लिया। उनको कोई एक जूनियर लेवल का बंदा चाहिए था जो कि प्लानिंग ओरिएंटेड हो, जिसके जहन थोड़ा सा प्लानिंग साइड पे चलता हो। जी। तो मेरा प्राइमवेरा का थोड़ा सा एक्सपीरियंस और वो एक कोर्स वगैरह वहाँ काम आ गया और उन्होंने मुझे जस्ट ऑन ट्रायल बेसिस अपने मेंटेनेंस प्लानिंग में लिया, जो कि मेंटेनेंस प्लानिंग में SAP उनका SAP का सॉफ्टवेयर चल रहा था प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल का। सही। तो हाँ, मैं आपको यहाँ पे जगह 1 मिनट रोकूंगा और मैं आपसे जगह हम वापस चलते हैं माजी में, बैकग्राउंड में। आपने कहा कि आपका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से था, तो क्या एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कराची से बाहर जा सकता है? जॉब प्रॉस्पेक्टस हैं और उसको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना तो नहीं होता? अगर कुछ ऐसा है तो आप वो शेयर करेंगे। ये दिक्कत और परेशानी का सामना ऐसा जाहिर है आपका सारा माहौल चेंज हो जाता है। कुछ हद तक दिक्कत और परेशानी होती है। बाकी के 2-3 चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं जब आप बाहर मूव कर रहे होते हैं। तो इंजीनियर्स वीज़ा कोशिश करें आपको मिल जाए, उसमें कुछ प्रिविलेजेस डिफाइंड होते हैं। दूसरा, इंजीनियर्स की वैल्यू मैंने जो देखा है कि अबू धाबी और गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा मैडम है जी। चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो। और अगर इन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो रही है तो वो इंजीनियर की जो सदुकत में देखिए वो वहाँ देखिए, सही अबू धाबी में रहते हुए भी और सऊदी अरब में रहते हुए भी। सही है। परेशानी इस हद तक होती है कि आप फैमिली को थोड़ा मिस करते हैं, लेकिन अगर आप करियर माइंडेड हैं और जी। दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो सही। आप उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर ठीक ठीक, वो तो है। सही। अच्छा, आपने जो किया था वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू जॉब अप्लाई की थी या क्या किया था? इसमें थोड़ा सा आप वो करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे? जी जी। नहीं, मैं कोई कंसल्टेंट के थ्रू नहीं गया था। मैंने बस एक ये काम किया था कि मुझे सीनियर्स में रहते हुए मुझे ये आइडिया हो गया था, क्योंकि मेरे सीनियर्स बड़ी जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे। उस ज़माने में शायद गल्फ की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आया था जी। और ख़ासतौर पर मैं जिस इंडस्ट्री में था, प्रोजेक्ट्स पे, साइट्स पे और ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैं काम कर रहा था। तो ये तो रिच हैं, गल्फ कंट्रीज ऑयल रिच हैं, गैस रिच हैं जी। तो मैंने फिर अपना CV मैंने देखा था कि मैं इतना इनफ एक्सपीरियंस हो गया, तो मैंने अपना CV जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर फेंकना शुरू किया था और उसमें से एक वेबसाइट थी BAIT.com, BAIT.com। BAIT? BAIT, BAIT मतलब जी, ओके।
है ना, तो वहाँ पे मैंने अपना CV अपलोड किया था, तो आउट ऑफ नोवेयर एक दिन मुझे कॉल आ गई डेस्कॉन अबू धाबी से। उन्होंने मेरा टेलीफोन पर इंटरव्यू भी लिया और स्ट्रेट अवे मतलब मैं सही। अपनी इंडिया सेट कर दिया। ठीक है तहा, मैं आपसे आखिरी सवाल कहूँगा, आप अपने NED में जो नए आ गए हैं हमारे जूनियर्स, उनको कुछ नसीहत करना चाहेंगे, कोई लेसन लर्न उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? नसीहत तो खैर ऐसे कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने अपने हालात होते हैं, बेसिकली उनकी बेसिस पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्रोएक्टिव रहने और अपने हालात की को सामने रखते हुए डिसीजंस लें। दूसरा जी जी। बस मतलब एडवाइस ये है कि थोड़ा सा ये रहें, अपने इंटरेस्ट को शुरू के पहले दूसरे ईयर में आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि आप टेक्निकल साइड पे ही रहना चाहते हैं। अगर आप टेक्निकल साइड पे रहना चाहते हैं तो यू गो फॉर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट का कोई कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आप ऑप्ट करें MBA वगैरह। तो और अपने आप को बिल्कुल टू डेट रखें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है सब कुछ ना। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया था आपका, आपने इतना टाइम दिया, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे कांटेक्ट किया और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।